हेलो एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसमें लास्ट जो क्लास थी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है तो डेली इस चैनल पे आप विजिट कीजिए और एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी हमने टॉपिक चला रखा है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। अब उसका 26 क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। मतलब क्या कह रहे हैं कि जब कॉपर एज था या जिसको चालकोलिथिक एज बोल सकते हैं, कॉपर एज, ताम्रपाषाण काल, ये मैंने आपको बताया था कि हम इसमें ताम्रपाषाण काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये पूछ रहे हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती थी उनकी डेड बॉडी को किस एंगल में, कौन सी दिशा में दफनाते थे। सबकी अपनी अलग अलग दिशा होती थी। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में क्या होता था, सिर। दक्षिण में क्या होते थे, पैर। अगर आपसे पाषाण काल के बारे में पूछे, स्टोन एज में कौन से एंगल से दफनाते थे, तो वो आपका पश्चिम में तो उसका क्या होता था, सिर होता था पश्चिम में, और पूर्व में पैर होते थे। तो स्टोन एज के बारे में पूछे तो ये वाला है, ताम्रपाषाण काल के बारे में पूछे तो ये वाला राइट है। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्राचीन भारत था उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन आने लगी थी, कुछ टेक्नोलॉजी आने लगी थी, वैज्ञानिक क्रांतियां होने लगी थी। तो क्या ये चीज़ें आ चुकी थी या नहीं आ चुकी थी, आपको ये देखना है बस। प्रथम ईस्वी में या प्रथम सदी ईस्वी में विशिष्ट शल्य औजार, तो विशिष्ट शल्य औजार तो हम इंडस वैली में पढ़ते आ रहे हैं। शल्य औजारों का प्रयोग किया गया, शल्य औजार की प्राप्ति हुई, तो शल्य औजार तो बिल्कुल ठीक है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट, मतलब अंगों को ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण बिल्कुल नहीं, ये तो हमने बिल्कुल कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला। 5वीं सदी ईस्वी में कोण की और ज्यामितीय जो चीज़ें हैं, सिद्धांत हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। गुप्त काल में अपने बुक पढ़ी है आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, उसके बाद आपने बुक पढ़ी है ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त की, ये सारी जो बुक पढ़ी उनमें कोण, ज्यामितीय, ये सब सिद्धांत आने शुरू हो गए थे। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत भी आ चुका था। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जाएगा। जो 2 है हमारा वो रोंग है। तो सही हमसे पूछा गया है, सही हमसे पूछा गया है तो कौन सा हमें मिलेगा, सी। क्या रहेगा, सी। उसके बाद खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कृषि पूछ रहा आपसे, ये नहीं पूछ रहा कंदमूल, फल फ्रूट, कृषि पूछी जा रही है। तो कृषि आपको भी पता है नवपाषाण काल में शुरू हुई थी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुए थे, पूरा पाषाण काल में तो शिकार करता था, आखेटक था। अगर आपसे पूछा जाए खादों का संग्रह करना तो पूरा पाषाण काल में, खादों का उत्पादन करना तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट चलते हैं, उत्खनित प्रमाणों, मतलब ये कह रहा है कि जो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ। सीधा क्वेश्चन पे चलिए कि जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर आपको क्या पता चलता है कि पशुपालन कब किया गया था। तो हमारे अनुमान से तो हमें पता चलता है पशुपालन मध्य पाषाण काल में किया गया था। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालना शुरू किया गया था। बट एक चीज़ याद रखना आपको, ये लिखा हुआ है मध्य पूर्व पाषाण, और कई बार हम सीधा जाते एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में जाएंगे फटाफट क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आंसर को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन हमारा तभी गलत हो जाता है, बहुत पछतावा होता है। तो ये चीज़ याद रखना, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण काल, ये तीनों पूर्व पाषाण काल के पार्ट हैं। पैलियोलिथिक एज है जो, पैलियोलिथिक काल है जो, उसको आपको पता है ना 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन सा, निचला पूरा पाषाण, मध्य, ऊपरी पूरा पाषाण, लोअर, मिडल और अपर। बट ये है मेसोलिथिक, तो मेसोलिथिक एज में ही पशुपालन को प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के बागौर से, एमपी के आदमगढ़ से, दोनों जगह से साक्ष्य मिले हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें फलक संस्कृति का प्रयोग हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कोर संस्कृति, फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति, ये सब क्या है, तो तीनों जो स्टोन एज है ना, तीनों पैलियोलिथिक, मेसो और न्यूलिथिक, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल, तीनों में अपनी अलग अलग संस्कृति होती थी। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में कोर, कोर मतलब
एक जो पत्थर होता था उसको तोड़ दिया जाता था, तो उसका जो बीच वाला पार्ट होता था वो होता था कोर। उसके जो साइड के फलक टूट जाते थे उनको बोलते थे फलक संस्कृति। ठीक है, इनको नुकीले धार से और एक ब्लेड बना दिया जाता, मतलब नुकीला बना दिया जाता था, वो होता था ब्लेड संस्कृति। तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड संस्कृति। तो फलक संस्कृति राइट आंसर जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो। देखिए, आप वन्य धान पूछा गया है, हमने तो सुना है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले। कोल्डी हवा कहाँ पे है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, तो ये वाली सराय नहर, चौपानी मांडो, लेखैया, तीनों की तीनों जो साइट है वो आपके यूपी में पड़ती है। ठीक है, और तीनों साइट आपके मध्य पाषाण काल की है, मध्य पाषाण काल की है। लंगनाज है, लंगनाज गुजरात में पड़ता है, बट ये भी आपकी जो साइट है वो कहाँ की है? मध्य पाषाण काल की है। सॉरी, चौपानी मांडो, और ये जो साइट है चौपानी मांडो वाली, ये कहाँ की है? ये नव पाषाण काल की है। दोबारा देखिए, मध्य पाषाण स्तंभ में वन्य धान के प्रमाण मिले हैं। तो हमने कोल्डी हवा पढ़ा हुआ है, कोल्डी हवा जो साइट है यूपी में पड़ती है और चौपानी मांडो भी यूपी में पड़ती है, और ये दोनों नव पाषाण काल की है। किसकी है? नव पाषाण काल की साइट है, चौपानी मांडो और कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं और वो भी इलाहाबाद में है, और चौपानी मांडो भी इलाहाबाद में है, बट इस वक्त कोल्डी हवा यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम चौपानी मांडो ही राइट आंसर करेंगे। कई बार कन्फ्यूज़ कर देता आपको। सराय नहर, सराय नहर कहाँ पे पड़ता है? ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, लेखैया भी यूपी में पड़ता है। लंगनाज गुजरात में पड़ता है, यहाँ से 17 नरकंकाल मिले, 8 गर्त चूल्हे मिले, मिट्टी के बर्तन और पशुओं की हड्डियाँ। साइट तो ये कहाँ की हैं? तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों आपके मध्य पाषाण की, और चौपानी मांडो है आपकी नव पाषाण काल की साइट। जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाता है। तो सीधा आपको जाना है, मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान के प्रमाण चौपानी मांडो से मिले हैं। लंगनाज पूछे तो कहाँ है? गुजरात में। लेखैया पूछे तो आपको कहाँ है? आपके यूपी में। सराय नहर कहाँ है? आपके यूपी में। मदहा से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण मिलते हैं, सदम गर्त मिलते हैं, चूल्हे मिलते हैं, सिलबट्टा मिलता है मदहा से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से एक पूरा पाषाण से पाषाण संस्कृति लेके हड़प्पा। देखो, इतना ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन को इतना ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आपसे पूछ रहा है कि पाषाण संस्कृति भी और हड़प्पा सभ्यता, दोनों संस्कृतियाँ एक ही जगह से मिली है, ऐसी वो कौन सी जगह है? तो अब देखो, ये आमरी है, कोटदीजी है, कालीबंगा, सब इंडस वैली की साइट है। इससे ज़्यादा हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। बट जो मेहरगढ़ है ना, ये नव पाषाण काल की साइट भी है। आपने पढ़ा नव पाषाण काल, जिसमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग बसना शुरू कर दिया था, पालतू भैंस के साक्ष्य मिले हैं, सब मेहरगढ़ से मिले हैं। और कब? नव पाषाण काल के टाइम में। तो नव पाषाण काल की साइट है मेहरगढ़, मतलब इसमें पाषाण काल के भी, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ते तब भी हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं कि बलूचिस्तान में ये मेहरगढ़ साइट पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? कृषि की बात पूछ रहा है, एग्रीकल्चर्स कहाँ से मिला? अभी तो हम पढ़ के गए हैं, मेहरगढ़, लोथल, ये सब आपकी हड़प्पन की क्या है? साइटें हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अभी तो हमने पढ़ा है मेहरगढ़। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। चिरांद कहाँ पे? बिहार में है। ब्रह्मगिरी कहाँ पे? आपकी ये कर्नाटक में है। तो ठीक है, ये सारी साइटें कब की हैं? नव पाषाण काल की। नव पाषाण की कौन सी? चारों साइट आपकी नव पाषाण काल की है। बिहार में पड़ता है चिरांद, जहाँ से हड्डी के बने सबसे ज़्यादा उपकरण पाए गए हैं। हड्डी के बने सबसे ज़्यादा उपकरण नव पाषाण काल में हिरण के जो सींग है ना, उससे बने हुए हैं। ठीक है, बोन्स इम्प्लीमेंट हॉर्न्स ऑफ डियर, मतलब 380 उपकरण मिले हैं चिरांद में,
ये आपको माइंड में रखनी है चीज़ें। ब्रह्मगिरी अब पूछा जाए, ये कर्नाटक में है, नवपाषाण काल की साइट है, ठीक है। कोल्डी हवा इलाहाबाद जिला यूपी में पड़ते हैं, वहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं 6000 BC में। मेहरगढ़ 7000 BC में बलूचिस्तान में पड़ता है भाई। यहाँ पे गेहूं की 3 किस्में मिली हैं और जौ की 2 किस्में मिली हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन बस्ती है, खजूर की खेती भी यहाँ पर मिली है, ऐसा इसमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो राइट आंसर इसका कौन सा रहेगा? डी। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के साक्ष्य हैं, अभी तो बताया था पालतू भैंस के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से, तो राइट आंसर बी है। और ये सब साइट आपकी कहाँ की है? ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन। अब प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ पे था? मेहरगढ़ में। देखो यहाँ पे कृषि शुरू हुई, जब कृषि शुरू होगी तो आपको वहाँ रुकना भी पड़ेगा, एक जगह ठहरना भी पड़ेगा, ठीक है। कृषि 2 दिन में तो पैदा नहीं हो जाती। अब यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले, यहाँ पे स्थायी रूप से बसने के साक्ष्य मिले, ठीक है। अब ये साथ में पशु को भी पाल रहे हैं, यहाँ पे पालतू भैंसों के साक्ष्य मिले। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की जो खेती के प्रमाण मिले हैं वो लोहरा देव से। गंगा घाटी की बात पूछी जाए तो स्पेशली लोहरा देव करोगे आप। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब आपको भी पता है कि मैं बार बार हम पढ़ रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले पशुओं को पाला जाने लगा था। सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही पशुओं को पाला जाने लगा था। और साक्ष्य कहाँ से मिलते? राजस्थान के बागोर से और आदमगढ़ MP। तो ये राइट आंसर है। बट इसके साथ साथ हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका लंगनाज है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ से 17 नरकंकाल मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पशुओं की हड्डियाँ मिले हैं लंगनाज से। भीर भानपुर कहाँ है? ये जो भीर भानपुर है ना, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ठीक है। यहाँ 282 मतलब 282 लघु पाषाण उपकरण, सिर्फ लघु पाषाण, स्पेशली याद रखना लघु पाषाण लिखे हुए मिलेंगे, लघु पाषाण उपकरण। क्योंकि अभी अभी हमें चिरांद में भी पढ़े हैं हड्डी के उपकरण, बट यहाँ पे सिर्फ लघु छोटे माइक्रोलिथिक एज है ना, ये मध्य पाषाण माइक्रोलिथिक छोटे छोटे। चौपानी मांडो आप पढ़ ही रहे हैं, चौपानी मांडो तो नवपाषाण काल की साइट है चौपानी मांडो, जो सबसे प्राचीनतम मृद भांड यहाँ से मिले हैं। चौपानी मांडो से सबसे प्राचीन मृद भांड, पोट्री मृद भांड यहाँ से मिले। मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी मिली है यहाँ, सांझा चूल्हा मिला है यहाँ पे चौपानी मांडो से। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको एक दूसरे से मिलान करना है, बट आपको सारे नहीं पता होंगे तो आपको 1 या 2 मिला के देख लेना। अगर आपका मैच हो जाता है तो आप तुरंत राइट करके आगे चल सकते हैं। भीमबेटका आपको पता, सबको पता होता है। भीमबेटका जो हम पढ़ रहे हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये प्री हिस्ट्री काल का टाइमिंग है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नोट, ये शिला चित्र मतलब यहाँ गुफाएं, कल लास्ट जो क्वेश्चन हुए थे 25 क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका से गुफा चित्र मिले हैं, गुफाओं में चित्र मिले हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पढ़ा है कि जो प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं। एक चित्रकूट के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो चित्रकूट आपको पता है राम से रिलेटेड कथा वहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो डी जाने वाला है, ठीक है। राइट आंसर डी जाएगा। अब फिर उदयगिरी को देख लीजिए आप, उदयगिरी में क्या मिली है? मूर्तियाँ और स्तंभ मिले हैं उदयगिरी में, ये रहा आपका। और उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये चीज़ें आपको मतलब 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपके यहीं से इस मिलान करने में से। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर किसी स्त्रोत, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जामों में कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उसका रीज़न पूछा जाता है आपसे, आपको ये देखना है कि ये गलत है कि सही है, या एक दूसरे के साथ मतलब कथन और कारण दोनों सही है। प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल में से नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपको पता है ना कि जो प्री हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे अब कृषि साइट मिली है, कृषि के स्थल मिले हैं नवपाषाण काल में, ठीक है। बिल्कुल कृषि की साइट मिली है तो कृषि के उपकरण भी मिले हैं कृषि करने के। तो प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। हाँ भाई, नवपाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए कृषि वाली साइटों से। क्योंकि अब आपको कारण जानने के लिए लगाना होगा बीच में क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास का उपयोग हो। तो ये कंपलसरी है। अगर ये कह रहे कि कृषि करनी थी तो हमें ज़रूरत थी कि हम छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का विकास करें।
तो तभी हम कृषि कर पाएंगे, क्योंकि जो पहले थे कोई ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे, कोई नुकीली चीज़ें नहीं थी, तो धीरे धीरे विकास होने लगा, पॉलिशदार नुकीली चीज़ें, ब्लेड वाली चीज़ें होने लगी। तो इसलिए कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आपसे पूछा जाएगा क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? जब आप बीच में क्योंकि लगाओगे, बिकॉज लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो बोलोगे ए सही है और ए और आर दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं करता। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है तो आप बोलोगे कि आर गलत है या ए गलत है। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट पढ़नी है, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट पढ़ रही है। अगर दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रही है तो ए राइट जाएगा आपका, और नहीं तो स्टेटमेंट नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, एक दूसरे से राइट हैं दोनों, तो आपका मतलब कथन भी राइट है और कारण भी राइट है, बट उन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, तो बी जाएगा आपका। अगर किसी एक में से भी कोई गलत है तो आपके ए और सी और डी जाएंगे। इतना तो आपको भी पता है। अब ये भी आपका मैच करना है। मैच करने के लिए आपको टॉपिक पढ़ा होगा अच्छे से। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो थोड़े आपने मेरी प्रैक्टिस भी कर ली, तो उसमें से भी आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। जैसे आप देखिए, अभी मैंने आपको भीर भानपुर पढ़ाया जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, बट हमने क्या मैच करना है? हमें मैच करना है, मैंने आपको बताया था, इसमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, तो राइट आंसर 1 का डी है। ठीक है, 1 का राइट आंसर डी है, तो बी में ही 1 का राइट आंसर डी जाता है 4, और ऐसी और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें 1 का 4 जाता हो, तो ये याद रखना। उसके बाद कायथा, ये जो कायथा है ये आपको बताया था कॉपर एज की साइट है। आहाड़ है जो, ये आपकी बनास संस्कृति कॉपर एज की साइट है, तो ये इससे मैच करेंगे आप ताम्र निधि आहाड़ से। देखो दोबारा समझाती हूँ आपको। कॉपर एज है जो, उसको भी चालकोलिथिक बोलते हैं, उसको भी 3 संस्कृतियाँ उसके अंदर भी, जब उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे 3 संस्कृति है आपकी, एक राजस्थान में, एक एमपी में और एक आपका महाराष्ट्र में। जो राजस्थान में है उसमें क्या क्या है आपके, आहड़ है, गिलुंद है, ये राजस्थान के अंदर है जो संस्कृति है, और बनास नदी के पास है तो इसको बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए। उसके बाद जो एमपी में है, एमपी की अलग साइट है आपकी, कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति, और जोरवे की आपकी अलग साइट है। ठीक है, यहाँ पे पुणे में बहुत सारे, दैमाबाद है आपका, सोनगांव है, चंदौली, ये सारी आपकी जोरवे संस्कृति में। तो टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। मैं आपको एक कॉपर एज वाला टॉपिक और एक मृद भांड वाला, पोट्री वाला, दोनों टॉपिक आपको छोटे छोटे से, इनको मैं कंप्लीट करा दूंगी 1-2 दिन बाद, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। वीर भानपुर तो आपको पता चल गया किसके साथ मैच करना, आपको लघु पाषाण के, तो सीधा आपका राइट आंसर यहीं चला जाता है। फिर भी आपको 1-2 और मैच कर लेना चाहिए। कायथा है, जो कायथा है ये, इसमें क्या मिलेगा, आहड़ आपको समझ आएगा, क्योंकि आहड़ में ब्राह्मण संस्कृति थी, तो आपका फिर डी का 1 जाएगा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, उसके बाद उज्जैन, उज्जैन से गैरिक मृद भांड मिले। आप ये मृद भांड वाला जो टॉपिक होता है, पोट्री वाला जो टॉपिक होता है, जिसमें OCP है, ठीक है, PGW है, ये गैरिक चित्री दूसरे मृद भांड है, गैरिक मृद भांड है, ये सारे हमें पढ़ने हैं। और जो कायथा है, कायथा को मैच करना है आपको ताम्रकाल से, ताम्रनिधि से। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना आपको। नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह। ये कह रहे हैं कि जो कोपेनहेगन एक संग्रहालय है जहाँ पे सारी सामग्री पाई जाती है, मतलब रखे हुए हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ की सामग्री से जो है पाषाण काल और आपका कांस्य काल, ठीक है, क्या है आपका पाषाण काल और आपका कांस्य काल और लोहा काल, 3 युग में बांटा गया। तो ये पूछा कि इन तीनों युगों में किसने बांटा है, इस संग्रहालय से सामग्री को लेके हमारे जो प्री हिस्ट्री है उसको तीनों युग में किसने बांटा है। ठीक है, तो वो आपका रहेगा थॉमसन। तो थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लोह युग को बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर्मदा घाटी। एडजेक्ट आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे पड़ती है आपकी ये हथनोरा, या फिर आप कहाँ पे नर्मदा घाटी कहाँ पे पड़ती है, जो तो नर्मदा घाटी है वो आपके MP में पड़ती है। तो ये चीज़ें याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था, तो इनके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पे पड़ती है। तो नर्मदा घाटी है जो वो MP के अंदर है, और MP में एक जगह है हथनोरा। ठीक है, MP में एक जगह है
हथनोरा, हथनोरा से क्या मिले, अवशेष प्राप्त हुए हैं मानव कंकाल के। ठीक है, एडजेक्ट जगह होशंगाबाद भी आ सकती है, हथनोरा भी लिखा आ सकता है, नर्मदा घाटी भी लिखी आ सकती है, और एमपी भी लिखा आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक इतिहास युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो लौह उपकरण पूछा जाए, मध्य प्रदेश में एक नागदा नामक स्थान है जहां से लौह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। कायथा ये सब आपके एमपी में है। ठीक है, एमपी में है जगह। ताम्रपाषाण, चालकोलिथिक, मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ मिले। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो मालवा संस्कृति है, एक है कायथा संस्कृति, ये दोनों कहाँ पे पड़ती है, एमपी में पड़ती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि मालवा संस्कृति की एडजेक्ट साइट आपसे पूछ रहा है, एडजेक्ट साइट एमपी नहीं, उसके अंदर जो साइट होती है, तो नवदा टोली और महेश्वर इसका आंसर जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो भीम बेटका है, ये तो हम पाषाण काल में पढ़ते हैं। ये आहड़ और गिलुंठ है, ये राजस्थान की साइट है, मतलब बनास नदी की संस्कृति है, कॉपर एज की ही है ये आहड़ और गिलुन, बट ये ताम्रपाषाण काल की राजस्थान में पड़ने वाली बनास संस्कृति की साइट है। गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित है। गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित है। तो गुफ कराल है जो वो आपकी स्वात घाटी, स्वात घाटी कहाँ पे पड़ती है, कश्मीर में, कश्मीर में स्वात घाटी पड़ती है आपकी। ये गंगा नदी घाटी कहाँ पे पड़ती है, गंगा नदी घाटी, ये आपके यूपी में पड़ती है। ठीक है, सिंधु घाटी के आपके बारे में आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र घाटी भी आपको पता है। निम्नलिखित किस ताम्रशम कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो ताम्र, अब है ना, जब हम ताम्रकाल को पढ़ते हैं, नेक्स्ट यही टॉपिक आपको करवाऊंगी मैं कंप्लीटली। ताम्रशम कालीन स्थल के जो तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं वो आपके आहड़ से मिलते हैं। आहड़ से बहुत ज़्यादा तांबा मिलता है। वैसे तो गिलून से, कायथा से, नवदा टोली सब जगह ऐसे तांबे मिलते हैं क्योंकि सारी ही ताम्रकालीन साइट है, बट ज़्यादा की बात होती है तांबा जिसमें ज़्यादा मिल रहा है वो आहड़ से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों के लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत कहाँ पे मिला है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि गड्ढों में, गर्तवास में लोग रहते थे, गर्तवास में। ठीक है, तो वे साक्ष्य मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके कश्मीर घाटी के नवपाषाण साइट से। तो आप देखिए ध्यान से, मैं आपको क्या समझाती हूँ कि जो नवपाषाण काल की साइट है एक आपकी बुर्जहोम। ठीक है, नवपाषाण काल की साइट कौन सी है, बुर्जहोम, बुर्ज जिसको बुर्ज के वृक्ष का स्थान कहा गया है। ठीक है, ये कश्मीर में पड़ती है। यहाँ पे मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे झीलों के किनारे गर्तावास भी है। ठीक है, झीलों के किनारे गर्तावास मतलब क्या है कि जमीनों के नीचे गर्त निवास है, निवास, गर्त निवास। और एक दूसरी साइड, एक तो कश्मीर में कौन सी होगी, बुर्ज होम, बुर्ज होम, और एक आपकी साइड कौन सी होती है, गुफ कराल या गुफर कराल। वहाँ पे भी क्या मिले हैं, कुम्हार की गुफा उसको कहा जाता है। वहाँ पे भी बर्तन बनाने के साक्ष्य, चाक के बर्तन बनाने के जो चाक होते हैं ना, जो कुम्हार यूज़ करते हैं, वो वहाँ से मिले हैं। गर्तावास मिले हैं, किसी पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, सिलबट्टे मिले हैं गुफर कराल से। पर गर्तावास पूछा जाए, गर्तवास या गर्त निवास, ये भी बुर्ज होम और गुफर कराल दोनों से मिले हैं। तो ये चीज़ें समझना थोड़ी सी कि कश्मीर घाटी नवपाषाण काल की साइटें यहाँ से मिली है। ठीक है, आपको पता है नवपाषाण काल में ही बुर्ज होम स्थान प्राप्त हुआ है, और ये कश्मीर घाटी में, कश्मीर के अंदर है बुर्ज होम, गुफर कराल, और दोनों में ही गर्त निवास मिलते हैं। मतलब वहाँ की जो झीलें हैं ना, पानी गर्म ठंडा, ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता था, उसके साइडों में ही एक गर्तों के निवास बना रखा था। ठीक है, साइड में, झीलों के साइड में, बेसमेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये ब्रह्मगिरी, ये चारों की चारों जो साइट है ये नवपाषाण काल की है, नवपाषाण की। ठीक है, चारों साइट नवपाषाण, न्यूलिथिक एज की है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ती है, मास्की भी कर्नाटक में पड़ती है साइट, और चिरांद बिहार में है, और बुर्ज होम कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, वही क्वेश्चन पूछ रहा भाई बार बार, बुर्ज होम। आपको पता है यहाँ से चावल मिलते हैं, और चौपानी मांडो से मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी मिलती है, मृद भांड मिलते हैं। ये चौपानी मांडो जो अलग अलग लिखा हुआ ना, एक ही नाम है, ये दो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं चावल की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो ये पूछ रहा है, अभी शायद मैंने आपको बताया था कि जो गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका मेहरगढ़। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज 30 क्वेश्चन और लास्ट वीडियो में किए थे हमने 25 क्वेश्चन। तो आप ध्यान से पढ़ना और एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी, प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अपने कमेंट करेंगे तो मेरे को और ज़्यादा मोटिव मिलेगा और मैं आपके लिए 1 से 2 वीडियो लेके आया करूँगी दिन में। ठीक है, ओके, बाय बाय।